तो आज हम थर्मोडायनामिक्स की सेकंड एप्लीकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, जो फर्स्ट एप्लीकेशन थी वो थी वर्क, कि थर्मोडायनामिक्स के सिस्टम में वर्क कैसे वर्क करता है, ये हमने पढ़ा था। ठीक है, आज हम एंथैल्पी क्या चीज़ होती है एक थर्मोडायनामिक सिस्टम में वो समझेंगे। ठीक है, तो वर्क को तो हमने समझ लिया था, अब थोड़ा एंथैल्पी को समझते हैं। तो इसको समझने से पहले, इसको समझने के लिए हमें सबसे पहले जो फर्स्ट थर्मोडायनामिक्स का लॉ था ना, वो देखते हैं। वो क्या था? वो था डेल यू, इंटरनल एनर्जी हीट ट्रांसफर प्लस वर्क, ये होता था। ठीक है, इफ हम मान लें कि अगर ये सिस्टम है, ठीक है, ये अपना सिस्टम था और इसमें कोई गैस है, ठीक है ना, सिस्टम में इसमें कोई गैस है और इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ठीक है, एक बार हम थोड़ा कांस्टेंट लेके चलते हैं, बाद में देखते हैं कि एंथैल्पी कहाँ पे आती है। ठीक है, मान लेते हैं इसका जो वॉल्यूम है वो कांस्टेंट है। ओके, तो हमने वर्क निकाल लिया था, है ना, आपको या इससे पहले आपने पढ़ा हो तो हमने वर्क निकाल लिया था। तो वर्क हमारे पास आया था Q माइनस पी डेल्टा V। ठीक है, हीट ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर, प्रेशर एंड वॉल्यूम चेंज। तो अगर आप देखो, हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट ले रखा है। ठीक है ना, हमने वॉल्यूम कांस्टेंट लिया है, तो वॉल्यूम चेंज तो होगा नहीं। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, दैट मीन्स ये जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो हमारे पास क्या आएगा? QV। ठीक है, हमारे पास एक इस तरह की वैल्यू आएगी। ठीक है, मान लो हमने यहां पे प्रेशर कांस्टेंट ले लिया, तब क्या होगा वो देखते हैं। ठीक है, इसी सिस्टम में हम प्रेशर को कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है ना, हमने एक बार वॉल्यूम कांस्टेंट लेके देखा, अब थोड़ा हम प्रेशर कांस्टेंट लेके देखते हैं। तो इसको हम वापस ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। Q, हमारे पास वर्क क्या था? माइनस पी डेल V। ठीक है, अब यहां पर देखो, प्रेशर कांस्टेंट मतलब उसकी एक वैल्यू है, हमने एक वैल्यू मान रखी केवल। तो इसमें हम वैल्यू चेंज की तो बात नहीं कर रहे, उसमें हम वॉल्यूम चेंज की बात कर रहे थे, इसलिए जीरो हो गया। क्योंकि हम वॉल्यूम चेंज की बात करें तो अगर वॉल्यूम ही कांस्टेंट है तो चेंज कैसे होगा? लेकिन इसमें प्रेशर की एक वैल्यू है, तो इसका मतलब ये तो जीरो नहीं होगा। ठीक है, अगर ये डेल पी होता, अगर प्रेशर में चेंज होता तो जीरो होता। ठीक है, हम अब प्रेशर को कांस्टेंट ले रहे हैं। ठीक है, प्रेशर कांस्टेंट। ठीक है, हम क्या करें, अब इसको हम थोड़ा सा खोल देते हैं। आपको पता है ना, डेल किसी फाइनल और इनिशियल स्टेट के लिए यूज, बीच में डिफरेंस के लिए हम यूज करते हैं। तो इसको हम खोल देते हैं, U2 माइनस U1, ये हीट ट्रांसफर। हम कांस्टेंट प्रेशर ले रहे हैं तो हम यहाँ पर P लिख देंगे। ठीक है, माइनस P V2 माइनस V1। ठीक है, इसको इधर ले आते हैं और इनको आपस में U2 और PV2 इनकी वैल्यू एक साथ, और U1 की और V1 की वैल्यू एक साथ ले आते हैं। तो हमारे पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा, U2 प्लस PV2 माइनस U1 प्लस PV1। ठीक है, तो हमारे पास ऑन कांस्टेंट प्रेशर ये वैल्यू एक आ गई हमारे पास। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, प्रेशर U प्लस PV। ठीक है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, U प्लस PV। यहां हमारे पास एक इक्वेशन आ गई, एट कांस्टेंट प्रेशर हीट ट्रांसफर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर हो और हीट का ट्रांसफर हो, इक्वल टू इंटरनल एनर्जी प्रेशर वॉल्यूम। आप सोच रहे होगे कि भाई मैंने इस जो इक्वेशन है इसको ऐसा क्यों लिख दिया। अगर आप उसको वापस सॉल्व करो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल U प्लस P डेल V। एक ही बात है ना, एक ही बात है, इसलिए मैंने इसको थोड़ा एक बार के लिए इसको थोड़ा नॉर्मल लिख दिया। ठीक है, अब यहां पे देखो, जो हमारे पास ये हीट ट्रांसफर हुआ है एट कांस्टेंट प्रेशर, मतलब कांस्टेंट प्रेशर है और हीट ट्रांसफर हो रहा है, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसको ही हम, जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट का ट्रांसफर होता है ना, एनर्जी ट्रांसफर, मान लो ये सिस्टम हमारे पास, इस सिस्टम में गैस है, उस गैस के पास कुछ एनर्जी है, मान लो नीचे से क्या बोलते हैं, मैंने इसको हीट दी। ठीक है, हीट दी और इसमें क्या हुआ, एनर्जी का ट्रांसफर हुआ, और इसका प्रेशर जो वो कांस्टेंट है। इस टाइप के जो हीट ट्रांसफर होता है ना, इसको हम कहते हैं एंथैल्पी। ठीक है,
इस टाइप की हीट ट्रांसफर को हम एंथैल्पी कहते हैं, जिसको हम H से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं U प्लस PV। ये हमारे पास एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आ गई जो हमारे न्यूमेरिकल्स में बहुत काम आती है। ठीक है, H इक्वल टू U प्लस V। ठीक है, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। ठीक है, यहाँ हम उस इक्वेशन को एक बार फिर से रिटर्न करते हैं। ये एंथैल्पी थी अपने पास, इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर एंड वॉल्यूम। जब कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर हो उसको हम एंथैल्पी कहते हैं। ठीक है, मतलब जो हीट ट्रांसफर हो रही है कांस्टेंट प्रेशर पे, तो हम इसको डेल एच से डिनोट करेंगे। ठीक है, जो होगा अपने पास H2 माइनस H1। ठीक है, एंथैल्पी चेंज कांस्टेंट प्रेशर पे, ठीक है ना, एनर्जी ट्रांसफर हो रही है सिस्टम के अंदर एट कांस्टेंट प्रेशर, तो हम यहाँ पर प्रेशर और हीट ट्रांसफर की बात नहीं करेंगे, हम एंथैल्पी चेंज की बात करेंगे। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पे हीट ट्रांसफर हो रही है ना इसके अंदर, मतलब इसको हम हीट दे रहे हैं, हीट इसके अंदर आ रही है, कांस्टेंट प्रेशर है, तो हम यहाँ पे प्रेशर एंड हीट ट्रांसफर की बात नहीं करेंगे, एंथैल्पी की बात करेंगे। ठीक है, तो हम, और यहाँ अगर आप एक कमाल की बात देखो ना, तो मान लो कि मुझे एक पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, तो एंथैल्पी, हम जिस एंथैल्पी की बात कर रहे हैं ना, वो केवल फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट पर ध्यान देता है। मतलब ये स्टेट फंक्शन है, मतलब ये प्रोसेस पे ध्यान नहीं देता है, बस ये अपना फाइनल रिजल्ट और इनिशियल रिजल्ट देखता है। जबकि जो हीट ट्रांसफर है वो तो प्रोसेस पे ध्यान देती है ना, तो हीट ट्रांसफर पाथ है और वहीं मतलब वेरिएबल फंक्शन है, और यहाँ जो है ये स्टेट फंक्शन है ना। कमाल की बात है कि दोनों का रिलेशन है, बट एक है फाइनल और इनिशियल पे ध्यान देने वाला और एक है पाथ पे ध्यान देने वाला कि मैं एक पॉइंट से सेकंड पॉइंट तक कैसे पहुंचा, है ना। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा, जो इक्वेशन है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना, डेल यू प्लस पी डेल, अभी बताया था, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। मोस्टली जो मोस्ट ऑफ क्वेश्चन आएंगे तो हम इसी इक्वेशन का यूज करेंगे, क्योंकि हमें अलग अलग वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी दिया जा सकता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अगर मान लो कि जो सिस्टम अपने पास यहाँ पर सिस्टम है, अगर इसमें एनर्जी आ रही है, अगर ये एनर्जी को अब्जॉर्व कर रही है, तो ये इस टाइप के जो होता है ना सिस्टम, उसको कहते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, मतलब पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो अंदर जो सिस्टम है अगर वो एनर्जी को अब्जॉर्व कर रहा है तो उसको हम कहते हैं एंडोथर्मिक प्रोसेस, जिसको हम प्लस साइन, मतलब एंथैल्पी पॉजिटिव है। और अगर जो अंदर वाला जो सिस्टम है ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है, अब ये एनर्जी को रिलीज कर रहा है, मान लो कि एक बोतल में गर्म पानी है, अगर वो ठंडा हो रहा है तो क्या हो रहा है, अपनी एनर्जी को बाहर फेंक रहा है, तो उसको कहते हैं हम एक्सोथर्मिक। ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सोथर्मिक, जिसकी जो वैल्यू होती है वो नेगेटिव, मतलब एंथैल्पी की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव में आएगी। ठीक है, तो एंथैल्पी जो है, हम किसी सिस्टम की एंथैल्पी को कैलकुलेट करते हैं तो हम उस सिस्टम में गैस होनी जरूरी होती है, मतलब लिक्विड भी हो सकता है, लेकिन लिक्विड में हमारे पास वैल्यू बहुत ही स्मॉल में आती है, तो हम इसको मेजर करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम लिक्विड सॉलिड का यूज ना करके हम गैस का यूज करते हैं। ठीक है, गैसेस स्टेट में हम लेते हैं, तो हम इसलिए इसमें गैस लेते हैं। ठीक है, अगर हम जो हमने सिस्टम ले रखा है, अगर उसका हमने वॉल्यूम कांस्टेंट कर दे, तो हमारे पास इंटरनल एनर्जी और एंथैल्पी के बीच में क्या रिलेशन आएगा। देखो, ये अपने पास है एंथैल्पी, ठीक है, और ये हमारे पास है इंटरनल एनर्जी। अगर एट कांस्टेंट वॉल्यूम, हम अगर वॉल्यूम को कांस्टेंट ले और कांस्टेंट लेके हम देखें कि हीट ट्रांसफर, तो ये तो जीरो हो जाएगा, क्योंकि अगर हमने वॉल्यूम को कांस्टेंट ले लिया तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो अगर हम इनके बीच में रिलेशन देखें ना, तो हमारे पास कुछ इस टाइप का रिलेशन आता है। ठीक है, छोटी सी बात है इसमें, तो ये भी देख लो कि अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तब क्या इन दोनों की जो रिलेशन आता है ये आता है। चलो ठीक है, अब हम अगर गैस की बात करें तो हम आइडियल गैस की बात कर लेते हैं, है ना। तो अगर ये सिस्टम है, मान लेते हैं इसके अंदर कोई आइडियल गैस है, ठीक है, इसमें कोई आइडियल गैस है, एक टाइम पर मान लेते हैं इसका जो वॉल्यूम है वो है VA,
ठीक है। और कुछ देर बाद इसका जो वॉल्यूम है, इसको हमने हीट दिया, इसको हम कंप्रेस किया, जो कुछ भी है, इसका वॉल्यूम मान लेते हैं हम VB है। एक टाइम पर इसके नंबर ऑफ मोल्स हैं Na मान लेते हैं, और एक टाइम पर इसके नंबर ऑफ मोल्स हम मान लेते हैं NB। हम इसको, और आइडियल गैस है, दैट मीन्स प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है। आइडियल गैस है, दैट मीन्स टेम्परेचर एंड प्रेशर कांस्टेंट है। आइडियल गैस की जो इक्वेशन होती क्या होती है, PV = nRT। तो हम एक बार मान लेते हैं PVA = NA नंबर ऑफ मोल्स, एक बार मान लेते हैं हम PVB NBRT, ठीक है। अगर इसको हम वापस थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखें, देखो अगर गैस की बात आ जाती है ना, तो एक बार हमें आइडियल गैस में भी देखना जरूरी हो जाता है कि आइडियल गैस में क्या होता है, ठीक है। अगर इसको हम ऐसे लिखें PVB - VA NB NART लिख सकते हैं। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, P del V, बीच का डिफरेंस है, फाइनल स्टेट माइनस इनिशियल स्टेट, del V लिख सकते हैं। इसको हम del N लिख सकते हैं, किसके लिए, गैस के लिए ले रहे हैं, आइडियल गैस के लिए RT। तो अगर हमारे पास देखें तो P del V की वैल्यू हमारे पास एक टाइप से del NG है, RT गैस, ठीक है। अब इस वैल्यू को हम, ये हमारे जो इक्वेशन थी del U + P del V, यहाँ रख सकते हैं। तो हमारे पास एक आइडियल गैस के लिए भी इक्वेशन आ जाती है। अगर कुछ रिलेटेड आइडियल गैस के रिलेटेड कुछ क्वेश्चन पूछ ले तो यहाँ हम इसका यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो हम इसका यहाँ यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो 2-3 टाइप की इक्वेशन हो गई, एक ही इक्वेशन होगी, एक ही इक्वेशन होगी, डिपेंड करता है क्वेश्चन में क्या। अगर टेम्परेचर दे दे, आपको नंबर ऑफ मोल्स दे दे, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे। अगर आपको वॉल्यूम दे दे, प्रेशर दे दे, तो हम इस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। अब इसमें जो नेक्स्ट प्रॉपर्टीज आती हैं वो आती है एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या आती हैं वो देखते हैं, ठीक है। एक सिस्टम की 2 टाइप की प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। ये अपना पास एक थर्मोडायनेमिक सिस्टम है, इसकी 2 टाइप की प्रॉपर्टीज हो सकती है, एक होती है एक्सटेंसिव, एक होती है इंटेंसिव, ठीक है। तो एक्सटेंसिव जो प्रॉपर्टी होती है वो डिपेंड करती है सिस्टम में जो मैटर है अपने पास, इसमें जो भी मैटर है, कुछ भी हो इसके अंदर, इसकी क्वांटिटी कितनी है, कितना है ये, इसकी क्वांटिटी कितनी है। अगर हम पानी मान लो वो 1 लीटर है, ठीक है, और उसकी साइज कितनी है, साइज एंड क्वांटिटी पे डिपेंड करता है, वो होती है एक्सटेंसिव। और जो इंटेंसिव जो प्रॉपर्टी होती है, जो साइज और क्वांटिटी पे डिपेंड ना करे, वो इंटेंसिव होती है, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखें एक्सटेंसिव की, तो हो सकता है इसका वॉल्यूम कितना है, इसका मास कितना है, इस क्वांटिटी का मास कितना है, इसका इंटरनल एनर्जी, इसकी एंथैल्पी क्या है। वही अगर हम इंटेंसिव की बात करें तो ये डिपेंड करता है प्रेशर कितना है, टेम्परेचर कितना है, या डेंसिटी कितनी है, ठीक है। अभी समझते हैं इन चीज़ों को कि भाई कैसे ये वॉल्यूम, मास, ये तो एक्सटेंसिव में आया, और एक कैसे ये हमारे पास इंटेंसिव में आया, ठीक है। अगर आप एक एग्जांपल लेके देखो, मान लो हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, हमारे पास एक सिस्टम है, ठीक है, इसका कुछ वॉल्यूम है और इसका कुछ टेम्परेचर है। वॉल्यूम क्या अपने पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, और टेम्परेचर अपने पास इंटेंसिव प्रॉपर्टी। टेम्परेचर क्या है, जो मैटर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करेगा, साइज क्या है, उसकी क्वांटिटी कितनी है उस बात पे डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम उस बात पे डिपेंड करेगा। अगर मान लो इसका एक टेम्परेचर है और इसका कुछ वॉल्यूम है, अगर मैं इसको एक बीच में एक प्लेट लगा दूँ, इस जो भी कंटेनर है इसके बीच में एक डिवाइड कर दूँ, तो एक तरफ हाफ वॉल्यूम आ जाएगा उस गैस का। मान लो उस कुछ गैस है इसके अंदर, एक तरफ तो आधी हो जाएगी, एक तरफ हाफ हो जाएगी, लेकिन टेम्परेचर चेंज होगा नहीं होगा, टेम्परेचर दोनों तरफ सेम रहेगा, ठीक है। तो दैट मीन्स ये हो गई अपने पास एक्सटेंसिव, जो डिपेंड करती है क्वांटिटी इसकी घट गई और टेम्परेचर डिपेंड नहीं कर रहा, ठीक है। दैट्स वाई दिस कॉल एक्सटेंसिव एंड दिस कॉल इंटेंसिव प्रॉपर्टी, ठीक है। इसी में जो नेक्स्ट पॉइंट आता है वो अपने पास आता है हीट कैपेसिटी, ठीक है। हीट कैपेसिटी, हीट कैपेसिटी नाम से अगर देखो तो नाम से पता चल जाए,
मान लो ये अपने पास एक सिस्टम है ना थर्मोडायनेमिक्स का, अपने पास एक सिस्टम है, इसके अंदर कोई गैस भरी पड़ी है, ठीक है। एक टाइम पर मान लेते हैं इसका कोई टेम्परेचर T1 मान लेते हैं, ठीक है। मैंने नीचे से इसको आग लगा दी, बोन फायर कर दिया इसके नीचे हमने, बोन फायर, ठीक है। क्या होगा, ये एनर्जी जो बोन फायर की जो एनर्जी इसकी मॉलिक्यूल्स को मिलेगी, इनकी एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। तो आफ्टर बोन फायर, आफ्टर हीट देने के बाद हमारे पास इसका टेम्परेचर क्या हुआ, राइज। हमारे पास इसका सेकंड टेम्परेचर आ गया, मतलब एक टाइम पे ठंडा था, एक टाइम पे गर्म हो गया। तो इन दोनों के जो बीच का डिफरेंस है उसी को हम कहते हैं हीट कैपेसिटी, ठीक है। तो हीट कैपेसिटी क्या होगी, अगर हम हीट ट्रांसफ़र की बात करें तो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर जो चेंज है, दोनों टेम्परेचर में जो चेंज है। मान लो पानी एक टाइम पर ठंडा है, हमने उसको गर्म किया, वो गर्म हो गया, तो दोनों में डिफरेंस आया ना, उसी डिफरेंस को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। तो मतलब जो हीट ट्रांसफ़र हो रहा है और जो एनर्जी में चेंज है, तो इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो इस प्रोपोर्शनल को हटाने का हमें कोई कांस्टेंट लगाएंगे तो वो होगा C डेल T, और यही हमारा हीट कैपेसिटी होता है, ठीक है। इजी। क्या हीट कैपेसिटी क्या होता है, मतलब जो सिस्टम के टेम्परेचर के बीच में जो डिफरेंस होता है ना, मतलब T2 माइनस T1, इसी को हम हीट कैपेसिटी कहते हैं। ये हो गया अपने पास हीट कैपेसिटी। इसी के अंदर एक आता है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मीन्स हम क्वांटिटी लेना चालू कर देंगे। मतलब जो अपने पास ये मैटर है, ये मान लो 1 मोल है, और इसको हमने 1 डिग्री से इसको हमने इसका टेम्परेचर राइज किया। तो 1 मोल का 1 डिग्री से कितना टेम्परेचर राइज हुआ, उसको कहते हैं हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। मान लो 5 मोल है, 5 मोल का हमारे पास ये मैटर है, हमने 5 डिग्री से इसको कितना इसमें हीट राइज हुआ, इसमें टेम्परेचर राइज हुआ, उसको हम कहते हैं स्पेसिफिक। क्योंकि हम एक स्पेसिफिक वैल्यू ले रहे हैं, हम एक वैल्यू ले रहे हैं, दैट मीन्स ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और अगर इसी को देखें तो हम यहाँ पे केवल और केवल क्या लगा देंगे, मोल, ठीक है, या मास लिख देंगे, मैटर का मास कितना, क्योंकि मोल मास एक ही बात है, तो हम इसका मास। तो ये अपने पास हो गया हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, एंड दैट इज नॉर्मल हीट कैपेसिटी, ठीक है। ये क्वांटिटी की बात नहीं करते, डायरेक्ट बस मैटर की टेम्परेचर राइज एंड कितना राइज हुआ है, कितना डाउन हो, उसकी बात करते हैं। लेकिन ये स्पेसिफिक उस क्वांटिटी की बात करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया अपने पास स्पेसिफिक हीट। अब हम Cp एंड Cv में रिलेशनशिप देखते हैं, ठीक है। इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। आइडियल गैस में क्या है, Cp जो हीट कैपेसिटी थी, जो चेंज आ रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर एंड एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों के बीच में रिलेशन देखते हैं। मतलब हमने बात की थी ना कि एक जो सिस्टम है, एक बार हमने देखो कांस्टेंट वैल्यू पर डिस्कस किया था, एक बार हमने कांस्टेंट प्रेशर पर डिस्कस किया था। अब जो हीट में जो वहाँ पे जो हमने वॉल्यूम लिया था, एक बार इसको कांस्टेंट लिया था, एक बार टेम्परेचर को कांस्टेंट लिया, प्रेशर को कांस्टेंट लिया था। तो इन दोनों के कारण टेम्परेचर पे क्या इफेक्ट होता है, उनका हम एक रिलेशन निकाल के देखते हैं आइडियल गैस में, ठीक है। आइडियल गैस में निकाल के देखेंगे। तो हमारे पास एक इक्वेशन थी, हमारे पास क्या थी, ये अपने पास C डेल्टा T। अब हम जो हमें पता है डेल H एंड डेल U क्या था, कांस्टेंट वॉल्यूम और कांस्टेंट प्रेशर। अगर आप चलो इसके अलग अलग लिख देता हूँ। अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करें, क्या थी हमारे पास, जब हमने कांस्टेंट वॉल्यूम माना था और जब कांस्टेंट प्रेशर माना तो क्या था हमारे पास, ये आया था, रिमेंबर, थोड़ी देर पहले ही पढ़ा है। अब ये देखो हमारे पास, तो इसी को हम इसमें पुट करके देखते हैं, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, इसको हम डेल U Q V, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CV डेल T, ठीक है। वहीं अगर हम डेल H की बात करें तो QP था, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं CP डेल T, ठीक है। Q की वैल्यू क्योंकि दोनों सेम है ना, ये ठीक है, लिख सकते हैं। अब जो हमारे पास इक्वेशन आई थी एंथैल्पी में, वो लिखते हैं डेल H डेल U प्लस P डेल्टा V। फिर हमने आइडियल गैस में बात की थी। आइडियल गैस में हमारे पास क्या आया था यहाँ पे,
इफ यू रिमेंबर एन जी आर डेल्टा टी, सॉरी आर टी आया था, नॉट डेल्टा टी, टेम्परेचर, ठीक है, ये हमारे पास आया था। तो हम आइडियल गैस में रिलेशन देख रहे हैं इनमें, आइडियल गैस के लिए, ठीक है। तो ये रिमूव कर देते हैं जो हमारे पास आया था ये, तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, एन गैस के लिए है, आर टी। तो जो हीट कैपेसिटी होती है वो क्या होती है, दो टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस, कि एक टाइम पे क्या टेम्परेचर था और एक टाइम पे क्या टेम्परेचर था। तो हम इसको डेल टी लिख सकते हैं, ठीक है, इसको हम डेल टी लिख सकते हैं। और हम 1 मोल के लिए देख रहे हैं, तो 1 मोल के लिए देख रहे हैं तो यहाँ पर 1 रखेंगे, तो ये भी आर डेल्टा टी, ठीक है, हमारे पास आ गया आर डेल्टा टी। अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास जो वैल्यूज आई हैं, हमें रिलेशन निकालना, वो वैल्यूज यहाँ रख देते हैं। तो यहाँ हमारे पास क्या आया था, सी पी आर डेल्टा टी, ठीक है। यहाँ हमारे पास डेल्टा टी मीन्स हम उसी की तो बात करें, हीट कैपेसिटी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या था, डेल यू सी वी और आर डेल टी, और हमारे पास ये है आर डेल टी। डेल टी डेल टी डेल टी कट जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, सी पी माइनस सी वी इजल टू आर। ये हमारे बीच हमारे पास कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम पे हमारे पास जो टेम्परेचर है आइडियल गैस में, उसका ये रिलेशन आ गया, ठीक है, सिंपल है। और आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। और यहीं पर अपने जो एंथैल्पी है वो टॉपिक ख़त्म होता है, काफ़ी लंबा चौड़ा हो गया, या थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझने लायक है, इसलिए क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत बनते हैं,